नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। ठीक है ना। पल्सेस को हम लोग हिंदी में दाल बोलते हैं। ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में, और कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा वर्ल्ड में दाल खाते हैं, है ना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो दाल का होता है इन वेजिटेरियन डाइट में। ठीक है ना। वेजिटेरियन डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा फसल है ना, पल्सेस, दाल। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, मतलब जो वैरायटीज है पल्सर, जो पल्सेस के अलग अलग जो वैरायटीज हैं वो हमारे जो मेजर इंडिया में जो जो जिसका प्रोडक्शन होता है वो होता है तुअर दाल, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं, उड़द दाल बोलते हैं, मूंग बोलते हैं, मसूर दाल बोलते हैं। ठीक है ना। चना दाल बोलते हैं, और है ना, ये सारे जो वैरायटीज हैं इंडिया में इसके ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। तो हम कैसे इसको, है ना, कैन यू डिस्टिंग्विश देम which pulses are grown in the kharif season and which pulses are grown in the rabi को रवि सीजन। ठीक है। तो क्या हम इसको पहचान पाएंगे? हाँ, बिल्कुल पहचान पाएंगे। ठीक है। तो pulses need less moisture and can survive in the dry condition। ठीक है ना। अब क्या है कि पल्सेस एक ऐसी क्रॉप है जो हमारा ड्राई सीजन में भी, जिस सीजन में बारिश नहीं हो रही है, ठंडी हो रही है, उसमें भी क्या होता है, वो सरवाइव कर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दाल एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा दाल की प्रोडक्शन होती है, और ये एज कम्पेयर टू वर्ल्ड में इसका जो प्राइस भी है थोड़ा लो है ना। क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए ना बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है। और ये क्या है कि ये एक लेगुमिनियस क्रॉप है। लेगुमिनियस क्रॉप की मतलब होता है कि ये एक रूट्स वाली क्रॉप है। ठीक है ना। कि दाल की जब प्रोडक्शन होती है तो उसमें रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और रूट्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता। सबसे पहले उसको प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उस नाइट्रोजन का यूज करता है और प्लांट को ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मेजर एरिया है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। ये सारे रीजन जो है इंडिया में दाल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। 5 स्टेट को जो माना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, मध्य प्रदेश। सेकेंड राजस्थान, थर्ड इज द महाराष्ट्र, फोर्थ इज द उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। ठीक है। अब कुछ हम क्रॉप्स की बात करेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होती है, जो दाने वाली जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, उसको छोड़ के हमारे पास और भी तरीके के फूड क्रॉप्स है। सबसे पहले शुगर। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गन्ना आता है उसको हम लोग शुगर केन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है ना। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में भी इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो इस एरिया में सपोर्ट करती है। तो हमको कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हॉट वेदर चाहिए, मतलब गर्मी होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए, है ना, क्योंकि नमी भी होनी चाहिए, गर्मी के साथ थोड़ी थोड़ी नमी भी होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, है ना। तो दो तीन कंडीशन है जिसको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है याद करना। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है। सेकेंड क्या है, इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है। थर्ड, टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रेनफॉल कितना चाहिए, 75 टू
100 सेंटीमीटर। अब कुछ एरिया में बारिश नहीं होती है तो उस एरिया में क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। इरिगेशन मीन्स है ना केनाल फैसिलिटी की, है ना रिवर्स की फैसिलिटी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी जिस एरिया में लो रेनफॉल होगी, ठीक है ना। इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, ठीक है। तो इसको क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सॉइल्स में, मतलब सॉइल्स के रिक्वायरमेंट में भी इंडिया पूरी हो जाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के सॉइल मिलते हैं। ब्लैक सॉइल हो गया, कॉटन सॉइल हो गया, ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया, येलो एंड रेड सॉइल्स हो गए। ये सारे सॉइल्स में है ना पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील, ठीक है ना। शुगर केन नॉट शुगर, है ना। गन्ने की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन है ना, ब्राजील है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है ना। इट इज ए मेन सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है ना। शुगर बनाने में काम आता है, चीनी बनाने में, है ना। जो हम गुड़ खाते हैं जैगरी, ठीक है ना। जैगरी का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि खांडसरी खांडसरी एंड मोलासिस, ठीक है। जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है शुगर केन का वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, Bihar, Punjab, and Haryana. These are the most important producing states of sugarcane. Second, oil seeds. ऑयल सीड का मेन काम क्या है कि इससे हम है ना ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो हमको सीड चाहिए, उस सीड्स की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हम वहां से तेल निकालते हैं और उसका डायरेक्ट यूज करते हैं। अब 2018 का डेटा है, इन 2018 इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गन्नट्स ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंड नट होती है मूंगफली, तो मूंगफली से जो भी तेल निकलती है इंडिया है ना 2018 में अभी भी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, ऑयल सीड का, किसके बाद, चाइना के बाद, ठीक है ना। अब रेप सीड में देखते हैं, रेप सीड का प्रोडक्शन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, सबसे पहले कनाडा और चाइना आता है, ठीक है। Different oil seeds are grown covering around 12% of the ना टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। पूरे जो इंडिया में एग्रीकल्चर होती है चारों तरफ, है ना, जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उस लैंड में कितना परसेंट पल्सेस का ऑयल सीड का प्रोडक्शन है, 12%, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं हमारे यहाँ, जैसे ना, जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, मतलब सरसों का तेल है, कोकोनट है ना, गड़ी का तेल है ना, सीसेमन सोयाबीन का तेल निकालते हैं, कैस्टर सीड्स होते हैं, कॉटन सीड्स होते हैं, लीन सीड्स होते हैं, जहाँ से हम एडिबल ऑयल निकालते हैं। एडिबल ऑयल का मतलब होता है कि जो खाने वाले ऑयल्स हैं उसका प्रोडक्शन होता है इन सब से, ठीक है ना। और ऑयला जो ऑयल है इंडिया में, एक वो कुकिंग मीडियम भी है ना। ज्यादातर हमारे खाने जो है कहाँ बनाए जाते हैं, किस में बनाए जाते हैं, कुकिंग ऑयल में बनाए जाते हैं। ज्यादातर हम सरसों तेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे जो ऑयल सीड्स है वो एक रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं, रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स, है ना। साबुन बनाने के काम में भी आता है, ठीक है ना। जो ऑयल ऑयल सीड्स होते हैं, है ना, कॉस्मेटिक, है ना, मेकअप वाली चीजें जो होती है ना, जो गर्ल्स यूज करती है उसमें भी इनका प्रोडक्शन होता है ना। दवाइयाँ बनाने के काम में भी आता है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, है ना, जो मलहम होते हैं उसमें भी इनका बनाने का काम आता है। ग्राउंड नट जो मूंगफली के दाने हैं वो कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो हमारे समर सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब जो हमारे पास है ना मूंगफली से, जो ग्राउंड नट मूंगफली से जो तेल निकलते हैं, पूरे ऑयल का जितना प्रोडक्शन होता है, अलग अलग वैरायटीज के जो ऑयल इंडिया में प्रोड्यूस है उसका 50% कौन कंट्रीब्यूट करता है, ग्राउंड नट, ठीक है ना। राजस्थान एंड तमिलनाडु, है ना, जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है ग्राउंड नट का कहाँ पे, राजस्थान में और तमिलनाडु में है, ठीक है। लीन सीड एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप, ठीक है ना। सीसेमन इज ए खरीफ क्रॉप, है ना। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एज खरीफ क्रॉप। अब हम थोड़ा बात करेंगे चाय के बारे में, ट्री के बारे में,
ठीक है ना? टी कैसा कल्चर किस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है ना? टी ट्री प्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना? ये इंडिया में क्या है, एक बेवरेज क्रॉप की तरह काम करता है। बेवरेज मीन्स क्रॉप होता है जिससे हम एनर्जी ड्रिंक्स बना सकते हैं, ठीक है ना? टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन बाय इंडियंस। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो टी की खेती होती है, ज्यादातर टी की खेती कहाँ होती है, इंडिया में। जो इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये सब इंडिया एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इंडिया का लोकेशन पाया जाता है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हाफ ऑफ द इंडिया होती है, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आधा इंडिया लाई करता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में होती है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है ना? तो टी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी क्लाइमेट जरूरी होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है ना? और इसमें फर्टाइल सॉइल की भी जरूरत पड़ती है, जो इंडिया में बहुत सारे जगह पाई जाती है ना? जिसमें है ना, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत होना चाहिए, ठीक है ना? अब जो वेल ड्रेन सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट तो होता ही है ना? टी बुशेस require warm and moist free climate all around the year, ठीक है ना? So, frequent shower मतलब जो होते हैं ना, बारिश, इंडिया में कभी कभी बारिश होने लगती है। frequent shower evenly distributed all over the year ensure the continuous growth of tender leaves, है ना? जो हमारे पास जो लीव्स की प्रोडक्शन होती है, जो चाय पत्ती के जो लीव्स होते हैं, इंडिया में जो जो रेन की वजह से चाय, क्योंकि इंडिया में 12 महीना कहीं ना कहीं बारिश होते रहती है, उसके वजह से है ना, जो टेंडर लीव्स है ना, जो टेंडर लीव्स होते हैं, जो चाय पत्ती के पत्ते होते हैं, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे है ना, पूरे ऑल ओवर द ईयर इंडिया में होता है। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे लेबर काम कर रहा है ना, मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि जो टी के पत्ते हैं उनको हाथ से प्लग करना पड़ता है, क्योंकि मशीन से प्लग नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रश हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमको चीप और स्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है। अब पहली बार कोई कोई भी टी की प्लकिंग करेगी, टी लीव्स की प्लकिंग करेगी, तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए हमको स्किल्ड वर्कर की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट इंडिया में मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है, आसाम है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना, जलपाईगुड़ी है, ये सारे रीजन का है, मतलब आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, केरल, दीज आर द फोर स्टेट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टी प्रोडक्शन। तो कौन कौन से टी प्रोडक्शन एरियाज है? सबसे पहले आसाम है, ठीक है ना, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है ना, जलपाईगुड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, केरल है, तमिलनाडु, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट जो है ना, सपोर्ट करती है टी के प्लांटेशन के लिए, ठीक है? 2018 का डेटा देखते हैं, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। एक्चुअली चाइना में खेती अच्छी होती है, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसलिए चाइना हर फील्ड में है ना लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, ठीक है? अब टी का थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे, कॉफी। कॉफी, इंडिया की जो कॉफी है ना, पूरे वर्ल्ड में अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या करता है कि एक्सपोर्ट करता है कॉफी का, ठीक है? अब ये एक वैरायटी होती है, अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी, ठीक है ना, जो यमन, इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम द यमन, इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। सबसे पहले इंडिया में जो अरेबिका क्वालिटी की कॉफी है, वो कहाँ से आई थी? यमन कंट्री से आई थी। अब इंडिया में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है? कौन कौन सी एरिया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है किस क्रॉप्स के लिए, वो इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है? और इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में? तो ये तीन चीजें सारे क्रॉप में आपको याद करने की जरूरत है एग्जाम के लिए, ठीक है? बाबा बुडान हिल्स, ठीक है ना, नीलगिरी हिल्स जो केरल, तमिलनाडु और
कर्नाटक के पास पाई जाती है। ठीक है, तो दो रीजन है, बाबा बुडान हिल्स है ना, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का 2018 का डेटा देखेंगे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। है ना, फिर से है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल में इंडिया का रैंक सेकंड है, पहले रैंक पे चाइना है। ठीक है, और इसके लिए इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। है ना, या हम बता चुके हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ किस रीजन में लाइक करता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। है ना, इसलिए इंडिया ट्रॉपिकल फ्रूट्स और सब ट्रॉपिकल फ्रूट दोनों ही का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारी सपोर्ट करती है, क्लाइमेट हमारी सपोर्ट करती है अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है मैंगो ऑफ महाराष्ट्र। है ना, महाराष्ट्र की मैंगो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये पांचों स्टेट के जो आम है वर्ल्ड फेमस है ना। नागपुर का संतरा, ऑरेंज एंड चिरापुंजी का। ठीक है ना, बनाना ऑफ केरल, है ना, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गोवा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार। है ना, पाइनएप्पल मेघालय। है ना, जो हमारे पास ग्रेप्स है, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। है ना, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स एंड एप्रिकॉट, वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, इन हिमाचल आर इन ग्रेट डिमांड। तो कह सकते हैं कि मैंगो कहाँ कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऑरेंज नागपुर का फेमस है, बनाना केरल का फेमस है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का भी बनाना, बिहार का भी बनाना वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी है। ठीक है, अखरोट वगैरह जो होते हैं, एप्पल वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे नॉर्थ मोस्ट जो नॉर्थ स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के सेब वगैरह ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पूरा क्या है, ये हमारा पाइनएप्पल, अनार का खेती हो रही है। अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉमीग्रेनेट। ठीक है ना, ये देखें, यहाँ पे एप्पल की खेती हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए नाशपाती की खेती हो रही है। ठीक है, ये हमारे क्या है, टोमेटो है, ब्रिंजल है ना, यहाँ पे वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर्स, यहाँ पे मटर की खेती हो रही है। ठीक है ना, पीस की खेती हो रही है। कुछ हमारे पास नॉन फूड क्रॉप्स है। नॉन फूड क्रॉप्स मीन जिसको हम खा नहीं सकते, डाइट में नहीं ले सकते, जैसे एक रबड़ है। ठीक है ना, फाइबर क्रॉप्स होते हैं, जो रेशमदार क्रॉप्स होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। जो जूट होती है, जूट क्या होती है ना, जो रस्सी होती है, वो भी क्या सारे क्रॉप्स होते हैं, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट से ही हमको मिलते हैं। ठीक है, इज इक्वेटोरियल क्रॉप। अब इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो जो केरल है, तमिलनाडु है, ये सबसे क्लोज है इंडिया के। है ना, ये ऐसी स्टेट्स हैं जो इक्वेटर के काफी करीब है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्लाइमेट की इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट जरूरत होती है। ठीक है ना, कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ज्यादा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कितना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, मतलब नमी चाहिए। तो क्या क्या इसमें हमको पढ़ने की जरूरत है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ठीक है ना, इंडिया में वो सारी कंडीशन कहाँ प्रोवाइड होती है, केरल में। ठीक है, रबर इज इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट मेनली ग्रोन इन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार एंड सम हिल्स ऑफ मेघालय, मतलब गारो हिल्स ऑफ हिमालय। फाइबर क्रॉप कौन कौन से होते हैं, जूट, कॉटन, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, कॉटन जो रुई होती है, जूट होती है जो रेशमदार, है ना, जो फसलें होती हैं, है ना, जिसे हम रस्सी बनाते हैं, वो जूट बोलते हैं। सिल्क जो होती है, सारे जो है फाइबर क्रॉप है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि फर्स्ट थ्री आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन द सोइल। अब कॉटन, जूट और हेम्प,
ये सारे कहाँ हैं? ये सारे हमारे है ना सॉइल्स में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो हमारा सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से होता है, ठीक है ना। सिल्क वॉर्म के पास एक कोकून टाइप की स्ट्रक्चर होती है जहाँ से हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर है ना, सिल्क के जब कपड़े बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म की खेती करना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर, ठीक है। कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ये माना जाता है कि इंडिया सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ हुई थी, इंडिया। इसलिए है ना इंडिया को हम होम कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 2017 में देखें, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, ठीक है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए जो कि डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में मिलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सारे रीजन क्या है, इम्पोर्टेंट है कॉटन के लिए। कितना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, है ना। कोई भी वहाँ पे बर्फ या ठंडा नहीं होना चाहिए। लगभग 200 दिन हमको वहाँ पे है ना ब्राइट सनशाइन की जरूरत पड़ती है, गर्मी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है ना। सनलाइट का है ना, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, पानी की कम जरूरत होती है बट लेकिन हमको यहाँ पे सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। लगभग ये 3 से 8 महीने लेते थे मैच्योर होने में, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सुनहरा रेशम बोलते हैं इसका। इसके लिए फर्टाइल सॉइल्स की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। कुछ एरिया जो है हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर होगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आदि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ जूट प्रोडक्शन, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, गन्स, बैग बैग बनाने में, मैट बनाने में, रस्सी बनाने में, कारपेट बनाने में, ठीक है ना, और अलग-अलग आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। लेकिन टुडे ये क्या है, ये अपनी मार्केट लूज़ कर रहा है क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल आ गए हैं जो कि नायलॉन से बना होता है, प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है। अब ये सारी खेती को बढ़ावा देने के लिए, है ना, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। मतलब टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया जिससे कि खेती आसानी हो जाए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर में क्या योगदान दे रही है। सबसे पहली बात करेंगे कि, है ना, लेकिन कई-कई बार देखा है कि हमारे पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो, फिर भी हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, सस्टेन यूज़ ऑफ लैंड करना पड़ेगा। मतलब लैंड भी जो हमारे पास है, ज़मीन है, उसको अच्छे से हमको जुताई करनी पड़ेगी, अच्छे से हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अब मेंटेन रहेगी तभी हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमको यहाँ पे, है ना, कॉपरेशन, है ना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ठीक है ना। कलेक्टिविज्म का मतलब है कि बहुत सारे किसान एक साथ मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, एक साथ कोऑपरेट करेंगे और वो खेती करेंगे। जो सारे लैंड है, जो छोटे-छोटे लैंड है इंडिया में डिवाइड हो जाते हैं लॉ ऑफ हेरिटेज के कारण, सारे लैंड को इकट्ठा करेंगे और एक साथ खेती करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। इसके वजह से क्या होगा कि हम अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो मीडिएटर होते थे पहले, उनका रिमूवल हो जाएगा। तो ये क्या है, सारे हमारे, है ना, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है ना। जमीन में खेती कैसे करेंगे, जमीन का मालिक कौन होगा, जमीन को कैसे मैनेज करेंगे, जमीन का कागज कैसे बनेगा, उसका लैंड रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, ये सारे काम है ना गवर्नमेंट ने एज ए इंस्टीट्यूशन किया, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को मेन फोकस रखा गया कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद
जो लॉ ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स है ना, क्या किया, इम्प्लीमेंट किया गया, जो भी गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आई उसको गवर्नमेंट ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमको भी अभी तक पूरा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि जो हमारे लॉज बने हैं ना, जो कानून है, उसका अच्छे से पालन नहीं हो पाता है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने 1960 और 1970 के दशक के बीच में ना ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है ना, हरित क्रांति लेके आई। ठीक है ना। हरित क्रांति लेके आई तो अपने साथ साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए गए, है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जैसे कि, है ना, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने फसल उगाई उसको पैक करके कैसे हमको इंडस्ट्री को भेजना है। वाइट रिवोल्यूशन चलाया, है ना, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, मतलब दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, वाइट रिवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट लेके आई, है ना। और जो हमारे राइस और व्हीट है, क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ-कुछ एरिया में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह अपनाया। कुछ-कुछ स्टेट ने इसका बहुत फ़ायदा आया, कुछ-कुछ स्टेट में ये व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, है ना? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना? एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, एनवायरमेंटल कंडीशन थी, ठीक है ना? पैसे नहीं थे जिससे कि खाद वगैरह इंसान अपने आप से खरीद पाए। इस वजह से कह सकते हैं कि कुछ एरिया में इसका दिस लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्यू सिलेक्टेड एरिया। ठीक है ना। तो जिस जगह पे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का फायदा हुआ, उसी एरिया में ग्रीन रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड क्यों कामयाबी मिली, लेकिन बाकी है ना, जो बाकी इंडिया है वहां पे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। Therefore, in the 1980 and 90, a comprehensive land development program was initiated। ठीक है ना। एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव था, कॉम्प्रहेंसिव बहुत डिटेल टाइप के लैंड रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आई, है ना, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म था ना, इंटीग्रेटेड लैंड रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दोनों थे। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस लेके आया, ठीक है ना, क्रॉप इंश्योरेंस लेके आए। अब क्या होता है कि किसानों ने खेती की, फसल भी हो गई, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी जो पैदावार है उसमें उसको डैमेज पहुँचता है, फ्लड आ गया, है ना, साइक्लोन्स आ गया, है ना, डिजीज़ फैल गई, प्लांट में भी डिजीज़ फैलती है, ठीक है? तो उसके वजह से क्रॉप इंश्योरेंस लेके आई, है ना, कि जो भी कंपनसेशन है, जो भी क्रॉप का डैमेज होगा किसान का, उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगी, ठीक है ना? सरकार ने ग्रामीण बैंक बनाई जिससे कि किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाए और वो किसान एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं, है ना, जैसे कि मान लो फर्टिलाइजर वगैरह है, उसको वो खरीद के लाएगी और अपने खेत में यूज करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई कि लोग एक जो जिनकी जिनके पास कम जमीन है वो एक साथ मिल के आए और एक साथ पैसा इकट्ठा करें और सामान मार्केट से लेके आए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से लेके आए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लेके आए जिससे कि खेती में उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। बैंक्स भी लेके आए हैं जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लें, है ना। अब उसमें जो भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसपे गवर्नमेंट बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगाती थी, ठीक है। कुछ 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 दिन और आगे बाद किसान क्रेडिट कार्ड लेके आएगा, मतलब इस कार्ड से क्या है कि किसान को लोन मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लेके आई, है ना। अब क्या हो, क्या खेती कर रहे हैं, मान लो कि सांप काट दिया, ठीक है ना, तो उसमें कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। Moreover, the special weather bulletin and agriculture program for the farmer were introduced in the radios and television। अब क्या हुआ, रेडियो और टेलीविजन पे है ना वेदर रिपोर्ट दी जाती है कि आज का जो तापमान है
या वेदर कंडीशन है वो खराब होने वाला है, इसलिए आज खेती आप लोग डिले कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? ये सबसे कम दाम है जिस पे गवर्नमेंट है ना किसानों से बहुत सारे आइटम्स खरीदती है, इंक्लूडिंग राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना? ये सारे जो राइस है, व्हीट है, जो एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट खरीदती है ना? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? प्रिक्योरमेंट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट टू चेक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर, है ना? अब क्या करती है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस को भी वो लुक आफ्टर करती है जिससे कि किसानों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है? अब कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं जो हमारे जो नेशनल लीडर थे उनके द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मान लो है ना भूदान, ग्राम दान, है ना? अपनी जमीनें ध्यान दान करें, ठीक है ना? जिससे कि है ना मतलब जो भी अपनी लैंड रिसोर्सेज है उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अभी भी देश आजाद हुआ होता है और डेवलपमेंट कम होता है, इसलिए सबको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने के लिए लोगों ने अपने जो पर्सनल लैंड है उसको डोनेट किया, ठीक है? महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज स्पिरिचुअल हियर, ठीक है ना? महात्मा गांधी ने है ना विनोबा भावे को बहुत सपोर्ट किया, जिससे की वजह से है ना लोगों ने अपना भूदान किया। भूदान मीन है ना अपना जमीन दूसरे गरीब लोगों को अपनी जमीन दे दी, जिसकी वजह से वो खेती कर रहे हैं और उनकी लाइवलीहुड है ना चल रही है। विनोबा भावे ने क्या किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पदयात्रा की, ठीक है? टू स्प्रेड स्प्रेड गांधी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर द कंट्री। अब क्या हुआ, विनोबा भावे ने पूरे कंट्री में पैदल चले और जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उनको उन्होंने लोगों को बताई और वहां से उनकी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। Once when we were delivering lecture on Pochampalli, when he was delivering a lecture of at Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic welfare. ठीक है? अब क्या हुआ कि एक कोई साइंटिस्ट था जो कि नॉर्थ साउथ इंडिया से बिलोंग करता था, तो उसने एक भाषण दिया पोचमपल्ली में, ठीक है? उसने है ना लैंडलेस विलेज डिमांडेड सम लैंड फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें क्या हुआ कि जब वो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो किसान बैठे थे वो अपने लिए एक कानून मांगते थे कि हमको हम लैंड दिया जाए जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल जाए, ठीक है? नेक्स्ट एक रामचंद्र रेड्डी, है ना? रामचंद्र रेड्डी करके हैं, है ना? उन्होंने स्टैंड अप एंड ऑफर 80 करोड़ ऑफ लैंड टू द डिस्ट्रीब्यूटर अमंग द लैंडलेस, ठीक है? ये मतलब क्या है, श्री रामचंद्र रेड्डी जो है जो जिसने अपना 80 एकड़ जमीन लोगों के बीच में दान कर दिया। 80 लैंडलेस वर्कर जो होते हैं मतलब एक एकड़ एक किसान को उन्होंने अपने अपना भूदान किया, है ना? दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान मूवमेंट, ठीक है? लेटर he traveled, उसके बाद भी he traveled and introduced his ideas widely over the India। विनोबा भावे ने पूरे देश का भ्रमण किया और उनकी जो आइडियोलॉजी है उन्होंने उसका प्रपोट किया और लोगों को इनकी बातें समझ में आई, ठीक है? Some जमींदार honor mainly village offered to distribute some of the village among the landless। It was known as ग्राम दान, ठीक है ना? जमींदार होते हैं, है ना, जो सरकार में रहते हैं, वो वहाँ से बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर कर लेते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने बोला कि सारी जो आपके पास लैंड की प्रॉपर्टी है, वो गरीबों में बाँटा जाए, ठीक है? ड्यू टू द फियर ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट, दिस 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 भूटान ग्रामीण मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज नोन एज ब्लड लेस रेवोल्यूशन। थैंक यू।